Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Saini and in this video I am going to continue our teaching aptitude PYQ series, that is part number 2. So previous video में हमने 30 क्वेश्चंस लगभग हमने कर लिए थे और जिस भी बच्चे ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अभी वेस्ट किए बिना अपने टाइम को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीरीज को। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एंड द क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है आपका, तो ये बोलता है कि which of your student wants to share his problems with you, he visits your house for the same, in such a condition you should। आपको देखो, अगर आपका कोई भी कंडीशन के अंदर किसी भी आपका जो बच्चा है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करना चाहता है और वो उसी रिगार्डिंग में आपके हाउस को विजिट करता है, अपने घर पर आता है, तो आप उस कंडीशन के अंदर क्या करोगे। ये सबसे कंडीशन यहाँ पर यू लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सजेस्ट हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज फैमिली, कि अपनी फैमिली से छुपो, इस तरीके से करो। तो आप एज अ कंडीशन एज अ टीचर ऐसा करोगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। एक्सटेंड नेसेसरी कोऑपरेशन एंड बूस्ट हिज मोरल। देखो, बूस्ट इज मोरल पॉजिटिव वर्ड है, कॉपरेशन पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो सकता है भाई, हो सकता है। चलो देखते हैं बाकी वो। कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सोल्व द प्रॉब्लम। उस बच्चे के पेरेंट से कॉन्टेक्ट करोगे और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। देखो एक चीज याद रखना बच्चे, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट्स, यानी कि उनके पेरेंट्स को पता चलेगा। अगर उस बच्चे को अपने पेरेंट्स को बताना ही होता तो वाई वो बच्चा आपके पास आता ही क्यों यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, एक्सटेंड नेसेसरी कोऑपरेशन एंड बूस्ट हिज मोरल। चलिए, फॉर बेटर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट द टीचर ऑब्जेक्टिव शुड बी। बच्चों के साथ बेटर इंटरेक्शन करने के लिए टीचर का ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर क्या रहना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, बिल्कुल भाई, आपका जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, उसका क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी यानी कि स्पेस की स्टडी है, आपके बच्चों के साथ आपका स्पेस कैसा है। एक साथ नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा, अगर ये आपका क्लासरूम में एक बच्चा यहाँ बैठा है तो एक बच्चा यहाँ बैठा है, जी नहीं। एक प्रॉक्सिमिटी आपकी बनी होनी चाहिए बच्चे के साथ। अफर्म और करेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी सही है भाई, आप बच्चे की परफॉर्मेंस को करेक्ट करो, अफर्म करो। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर। इसमें से कौन सी एक टीचर की क्वालिटी होती है यहाँ पर। He is presenting the subject matter in an effective manner with clear explaining leader to better understanding of the matter, कि वो अपनी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसका सब्जेक्ट है, नॉलेज है, उसको वो क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिव मैनर के अंदर क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करे, बिल्कुल सही बात है। He should be trained to various teaching methodologies। देखो टीचिंग मेथोडोलॉजीज, टीचिंग एड की इंफॉर्मेशन की नॉलेज की ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर। He should know the child psychology। देखो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का होना तो आपका बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज। चलिए, in ancient education system teacher applied some psychological principle in education, especially to young children from preschool age to adolescence। they recognize the role of। देखो पुराने ज़माने में या फिर पुराने ज़माने के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, जो टीचर होती थी कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते थे अपनी एजुकेशन के अंदर, किसके लिए और सभी के लिए, यंग चिल्ड्रन से लेकर मतलब प्री स्कूल से लेकर एडोलेसेंस की एज तक हम ये वाले प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करते थे। तो वो कौन सा रोल को यहाँ पर क्या किया जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था इसके अंदर। गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन, ये तो टाइप हो गया भैया आपका। कन्वेंट स्कूल ऑफ सिस्टम, जी नहीं। सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग, देखो ये करते थे हम, यानी कि एक सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, जो आपको एंशिएंट एजुकेशन के सिस्टम में यहाँ पर टीचर के थ्रू किया जाता था। चलिए, रिकेशनल रीडिंग शुड बी। रिकेशनल रीडिंग आपका क्या होना चाहिए, तो आपका रिजर्व फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी पीरियड, जी जरूरी नहीं है। असाइंड एज होमवर्क, रीडिंग को आप असाइनमेंट होमवर्क में दोगे तो कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा आपको नहीं पता चलेगा। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम नोट द स्कूल, क्या रीडिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके स्कूल की, गलत है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर्ट करिकुलम, तो ये क्या होना चाहिए, रिक्रिएशनल रीडिंग आपके लैंग्वेज आपके आर्ट करिकुलम का एक पार्ट होना उसका जरूरी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट होना उसका आवश्यक होता है। Which characteristics from the following is least concerned with the teacher? इनमें से कौन सा characteristics टीचर के अकॉर्डिंग क्या है होता है उसको लेस इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाएगी।
कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट से रिस्पेक्ट, चलो देखते हैं। गुड रैपर विद द स्टूडेंट, बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए, उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एज अ टीचर। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन उसकी अच्छी, तो यहाँ पर क्या तीनों का होना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट दिस वन क्या है, ये जरूरी है, ये चीज याद रखना आप। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, आपका लीस्ट कंसर्न, इन सबसे ज्यादा कंसर्न सबसे कम जो रहेगा आपको वो हम इस चीज को दोगे, बाकियों का होना इसके मुताबिक में ज्यादा जरूरी है आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट सूट अ टीचर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट टीचर को सूट नहीं करती है आपकी। रियली इंटरेस्टेड स्टूडेंट भी होना चाहिए, आपका सही है ये तो आपका। एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ये भी जरूरी है। रिलेक्टेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, चलो देखते हैं। एंथुसियास्ट अबाउट द वर्क दैट टीचर डू, ये देखो सभी चीज हो जाए, लेकिन ये क्या है आपका, रिलेक्टेंट टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन, यानी कि क्या टीचर को नई जगह पर नई इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। तो रिलेक्टेंट क्या होगा, वो अपने आप को रोकेगा दूसरी सिचुएशन में ढालने से अपने आप को, तो ये क्या है यहाँ पर गलत है आपका, ठीक है। हु कैन बी अ गुड टीचर, एक गुड टीचर कौन हो सकता है, जो, चलिए देखते हैं कौन हो सकता है। हु स्टूडेंट डू नॉट नीड आस्क क्वेश्चन, जिसकी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछने की ही जरूरत ना पड़े, ये तो गलत है आपका भाई। हो सकता है टीचर से डर रहे हो इसलिए बच्चे क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन पूछकर क्या करेंगे आपका। हु आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, की एक गुड टीचर वही होता है जो आपके स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर जवाब दे। देखो सब जवाब तो देना चाहिए, गुड टीचर क्या यही है, चलो देखते हैं आपका सही है वैसे ये। वो नेवर एनकरेज, नेवर एनकरेज तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेवर एनकरेज भाई ये कैसे हो सकता है कि आपका जो स्टूडेंट जो टीचर है वो बच्चों को एनकरेज ही नहीं करे यहाँ पर, ठीक है। Who always tells in his students that from where they can get, देखो जो आपके बच्चों को यहाँ पर ये चीजें बताए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन वो कहाँ से ले सकते हैं आपकी, ठीक है। that from where they can get, ये आगे भी है क्या, ये they can get the information होगा यहाँ पर आपका, कि वो इन्फॉर्मेशन आपके स्टूडेंट फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, तो ये भी सही है। अब देखो आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों में से, तो हु आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, या फिर जो टीचर होगा ये बताएगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो ये सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। चलो बता दिया मैंने, लेकिन क्या टीचर का फर्ज नहीं बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को ला कर दे, ठीक है। जो एक्सप्लोर करने के लिए वो ये बोल सकता है कि फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये होता ना तो ये यहाँ पर सही होता। तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर के एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं उनका सही तरीके से जवाब दे। चलिए, मीनिंगफुल लर्निंग टेक प्लेस व्हेन, मीनिंगफुल लर्निंग आपकी कब होती है, स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक टॉट, जिस टॉपिक को पढ़ाया गया उसके अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना जरूरी है, हाँ भाई बिल्कुल होना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन आर गिवन विद रीच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है आपका, ये तो क्या हो गया भाई, आप क्या दोगे, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो स्टूडेंट तक पहुंचे, तो इसमें मीनिंगफुल लर्निंग का क्या क्राइटेरिया है आपका। न्यू कंटेंट बिंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, की आपका जो स्टूडेंट का जो नॉलेज हम दे रहे हैं, जो नई नॉलेज दे रहे हैं उसका प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। स्टूडेंट रेज क्वेश्चन एंड गेट देम क्लियरिफाइड, तो ये भी सही है। तो देखो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पर बच्चों को समझ में आया है, ठीक है, ये चीज है, चलो जो हमने पढ़ाया था वो बच्चों को समझ आया। सेकंड थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है आपका कि जो नया स्टूडेंट्स है उसकी प्रीवियस नॉलेज से कुछ रिलेट करना जरूरी है, ये तो हमारे टीचर का एक लेट हो गया कि भाई हम वही पढ़ाएंगे जो चीजें उससे रिलेट कर रही है उसकी। देखो मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी आपका, अच्छा ये चीज मैं बता दूं, ये जो कंसेप्ट दिया है वो आपका अंशु बल ने दिया है, इसका नेम आप याद रखोगे। तो जब तक बच्चे के इंटरेस्ट नहीं होगा ना टॉपिक के अंदर, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तब तक एक मीनिंगफुल लर्निंग आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि अंटिल अनलेस स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाए हो बस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पढ़ाया है, वो बच्चा उस चीज के अंदर मीनिंगफुल लर्निंग कर ही नहीं सकता। तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका, टीचर यूज टीचिंग एड्स फॉर, टीचर टीचिंग एड्स को क्यों यूज करता है आपके। मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, हाँ भाई टीचिंग तो इंटरेस्टेड हो जाती है उससे, नो डाउट। मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की, उससे क्या हो, स्टूडेंट्स को क्या है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेकिंग स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव, ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करते हो आप, ठीक है। टीचिंग एड्स को जब यूज करते हो आप
चौक एंड टॉप डस्टर यूज करोगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट अटेंटिव रहता है आपका। टू सेक ऑफ इट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखो सही ये तीनों है आपके, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज आप देखो ताकि स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ सके। ठीक है, आप अलग अलग मेथड से क्यों पढ़ाओगे बच्चों को, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, अच्छे से समझ आए, रिटेंशन ज्यादा अच्छी हो, उनकी रिमेम्बरेंस पावर ज्यादा अच्छी हो उसकी। इसीलिए तो आते हैं ना हम टीचिंग एड्स का यूज इसीलिए किया जाता है आपके। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन। मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी चीज आपकी सही है। इट एनकरेज अटेनिंग नॉलेज बाय क्रैमिंग। देखो आज का सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा ऐसा हो गया ना कि बच्चों को रटना ही पड़ता है अब। ठीक है, क्योंकि उनके इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे अननेसेसरी की चीजें हमने स्कूल के अंदर डाल दी है, तो क्रैमिंग करना पड़ता है। इट डजंट एनकरेज द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी। हाँ जी, ये भी नहीं होती। इट डजंट एनकरेज स्टूडेंट टू अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, क्योंकि इतना ज्यादा हेडेक बन गया है, इतना ज्यादा हेक्टिक बन गया है कि बच्चों का मन ही नहीं करता। आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपका क्या होता है, डजंट इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ सोशलाइजेशन इन स्टडी। स्टूडेंट्स देखो, पर्सनलाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, बच्चों को ना सोशलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोशलाइजेशन की फीलिंग आएगी ही नहीं बच्चों के अंदर, बिल्कुल सही है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन नहीं आएगी, क्योंकि जब पर्सनल अगर किसी बच्चे को, सपोज होम ट्यूशन हम देने गए, एक ही बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर कंपटीशन किसके थ्रू आएगा, किसके साथ वो कम्पीट कर रहा है यहाँ पर, किसी के नहीं। जिससे क्या होता है, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेस्टेज कर रहे हैं, अपने टाइम को भी, एनर्जी को भी। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर। टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपका बेसिकली क्या होता है, मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। देखो चैलेंज तो है, लेकिन सबसे बड़ा है क्या, मेकिंग स्टूडेंट डू देयर होमवर्क। ये तो हो नहीं सकता, होमवर्क का टीचर के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता। क्वेश्चन पेपर, ये तो बिल्कुल नहीं होता। मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। देखो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे मेन तरीका आपका। Until and unless the teacher is able to make the learning process enjoy, there is no benefit। क्योंकि आज का जो मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ वो होता है आपका एडुटेनमेंट। That is education plus entertainment is equal to में entertainment। There must be a humor in the teaching। टीचिंग प्रोसेस के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो यही एक डिफिकल्ट और सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है टीचर के लिए। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if you are irritated and show rashness because of the inadequate behavior of another teacher, what do you think about your behavior। अगर आपको लगता है कि जो आपका behavior है वो कैसा हो गया है, एक rashness और because किसके लिए, क्योंकि दूसरे टीचर के behavior, inadequate behavior की वजह से, तो आपको क्या लगता है, अपने behavior के बारे में आप क्या सोचोगे। It just justify because behaviors are equally, तो कुछ नहीं है भाई, बिहेवियर क्या आपकी ईगो का पार्ट होते हैं, बिल्कुल गलत है। योर बिहेवियर इज नॉट गुड बिकॉज एल्डर हैव द राइट टू बिहेव इन दिस वे। बिहेव राइट होता है, किसी के पास भी राइट नहीं होता, चाहे वो एल्डर है चाहे वो यंगर है। योर बिहेवियर इज ऑल्सो साइन ऑफ मेल एडजस्टमेंट एंड सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन यू आर मेल ट्रीटेड। एग्जैक्टली, आपका जो बिहेवियर होता है वो आपकी मेल एडजस्टमेंट का यहाँ पर साइन होता है, और हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने बिहेवियर को वहाँ पर मेल एट्रैक्ट के होने से वजह से उसको कंट्रोल करना चाहिए कि हमें ऐसे बिहेव यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, टीचर प्रोफेशनलिज्म मीन, टीचर प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब होता है बेसिकली, यानी कि टू एक्सटेंड टू विच अ टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड, उसका फॉलो करना यहाँ पे जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल है। अ टीचर हैज टू टीच फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सैलरी। सिर्फ टीचर इसलिए बस ओनली जस्ट टू गेटिंग सैलरी, जी नहीं। अ टीचर मस्ट हैव कंप्लीटेड प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। देखो कुछ आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो टीचर प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर, टू एक्सटेंड टू विच अ टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड। एक अपना टीचर के अंदर जो प्रोफेशनल कोड होता है, उस लर्नर की टीचिंग के एथिक्स क्या है, टीचिंग का मुद्दा क्या है, टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, वो आपको सभी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबिंग टू अ प्रोफेशनल कोड। हर चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर,
Which one of the most fundamental of the guidance activity should be executed first? इनमें से जितनी भी आपकी guidance activities हैं, कौन सी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपकी execute होनी चाहिए? Determination of objective, चलो देखते हैं. Selection of learning activities, पहले तो आप learning activities को पहले कभी भी आप set नहीं करोगे. Determination of learning process, process को भी नहीं करोगे आप. Selection of curriculum, हाँ जी, पहले हम curriculum decide करते हैं, फिर हमारे क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग कि हम कितना हमने लेना है, किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर उसको पढ़ाएंगे कैसे, आपका क्या रहेगा सिलेक्शन, हमारी प्रोसेस कैसी रहेगी, और प्रोसेस के बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि अब हम एक्टिविटीज को कैसे करेंगे. ठीक है, चलिए. अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास. टीचर को क्लास के अंदर अपनी वॉइस यहाँ पर कैसी रखनी चाहिए, हाई इनफ टू बी हर्ड बाय एवरी स्टूडेंट्स क्लियरली. देखो हमेशा भी हाई नहीं होनी चाहिए, तो एवरी स्टूडेंट्स क्लियरली, कुछ बच्चे पास भी बैठे हैं, दूर भी बैठे हैं, चलो ठीक है, इतना हाई इनफ नहीं होगा यहाँ पर. लाउड सो दैट एवरी वन कैन हियर क्लियरली, जी नहीं. मॉडरेट, मॉडरेट होगी तो भाई पीछे वाले अगर नहीं सुन पाएंगे. समटाइम्स लो एंड समटाइम हाई, क्योंकि जब टीचर अपनी वॉइस के अंदर मीडिएशन करती है, मॉडरेशन करती है, तो उससे क्या रिफ्लेक्ट करता है, कई बार क्या होता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आवाज का एकदम तेज करना क्या रिफ्लेक्ट करता है कि अगर टीचर किसी बच्चे को देखकर अपनी वॉइस को क्या कर रही है, हाई कर रही है, तो इट मीन्स शी इज गिविंग द वार्निंग टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कि अगर उसने उसको बात करते हुए देखा है तो वो क्या करेंगे, उस बच्चे को देखकर अपने वॉल्यूम को हाई करेंगे, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि वहां पर क्या हुआ है, टीचर हैज नोटिस्ड हिम और हर. तो इसलिए टीचर को अपनी वॉइस करनी चाहिए समटाइम लो समटाइम हाई. और ये क्या होता है, आपका पिच कंट्रोल, और जिसको आप बोलते हो पैराफ्रेजिंग, पैरा लैंग्वेज का पार्ट होता है, जो करना बहुत ज्यादा आपका जरूरी भी होता है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अबाउट टीचिंग. टीचिंग के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी चीज है आपकी. द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड. क्या ये होता है आपका, हाँ जी बिल्कुल होता है. इट इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल, आपकी अच्छी होनी जरूरी है. इट इज अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट. जी, टीचिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव. चलिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टीचर एंड द टीचिंग. इनमें से कौन सी बात यहाँ पर सही है. टीचर शुड हैव कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द क्लासरूम. ऑब्वियसली बात है भाई, टीचर के पास एक क्या होती है, एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है आपके, जिनके टीचर के साथ टीचर शुड हैव द कंट्रोल, क्लास का कंट्रोल उसके पास होना चाहिए, बिल्कुल सही है. टीचिंग शुड बी पीपल सेंटर्ड रेदर देन सब्जेक्ट सेंटर. एग्जैक्टली, आप किसको पढ़ा रहे हो रेदर देन क्या पढ़ा रहे हो का होना जरूरी है. यानी कि टीचर का जो मेन फोकस रहता है वो क्या रहता है, आपके पीपल सेंटर्ड, यानी कि आपके स्टूडेंट, आपके सब्जेक्ट से ज्यादा, यानी कि कंटेक्ट से ज्यादा. क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओगे आप चीजों को, ना कि करिकुलम के हिसाब से पढ़ाओगे. करिकुलम स्टूडेंट के हिसाब से बनता है, ना कि स्टूडेंट के हिसाब से करिकुलम बनता है आपका. ठीक है. टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट, अराइज आएगा यहाँ पर, ये इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने आपको पहले भी बताया है, एक अच्छा टीचर वही होता है जो सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या क्या करे, क्रिएट कर दे वहां पर. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड टीचर. इनमें से कौन सी चीज आपकी क्या है, टीचर और टीचिंग के लिए जरूरी है या फिर सही है आपकी. टीचर शुड वर्क एज अ लीडर इन द क्लास. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको टीचिंग के अंदर कराया था वो यही कराया था कि टीचर कैसे एक्ट करेगा आपके लिए, एज अ लीडर. क्योंकि लीडर का काम होता है आपको गाइड करना, आपको मोटिवेट करना, आपके साथ साथ चलना. ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन देकर उसका काम खत्म हो जाता है आपका. टीचर शुड मेक अ लेसन प्लान बिफोर प्रेजेंटिंग लेसन इन द क्लासरूम. आपको ध्यान दिया होगा लेसन प्लान में क्या होता है आपका, क्या कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, किस क्राइटेरिया से हम कराएंगे, वो सब कुछ उसके अंदर क्लास को लेने से पहले ही लिखा होता है यहाँ पर. एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, यानी कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा विल नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एट एनी टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का एनवायरनमेंट होना जरूरी होता है. तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज. अ टीचर लर्न मैक्सिमम फॉरली. टीचर सबसे ज्यादा कहाँ से सीखता है आपका, तो बच्चे टीचर सबसे ज्यादा सीखता है आपके स्टूडेंट से. कैसे सीखता है आपके स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो टीचर को उसका आंसर देना पड़ता है. नहीं देते हैं तो उसके बाद में जाकर बोलेंगे कि भाई आज मैं नहीं आपको कल बताऊंगी, तो उसके ऊपर रिसर्च करेगा, तैन उसको बताएगी वो. तो इस तरीके से क्या हो, टीचर सबसे ज्यादा बच्चों से ही सीखती है. ये प्रिंसिपल से तो खैर वो सिर्फ डांट खाना सीखती है, डांट मारना सीखती है बस. ठीक है, और बुक से क्या होता है, वो उसकी नॉलेज तो मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा नॉलेज जब वो प्रैक्टिकली किसी चीज को करती है, प्रैक्टिकली किसी चीज को पढ़ाएगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, तो नॉलेज इंडायरेक्टली कहाँ से मिली, उसको स्टूडेंट से मिली आपकी. चलिए, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड. अगर आपकी क्लास के अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है, वीक है, तो आप यहाँ पर
क्या करोगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की केयर नहीं करोगे, गलत भाई, ये तो गलत है आपका। कीप योर स्पीड इन टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट, देखो फास्ट रखोगे तो आपके जो वीक स्टूडेंट है वो तो उस चीज़ को पेस को कंट्रोल या फिर उसके उसमें आपके आ ही नहीं पाएंगे, मैचअप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ से। टीचिंग स्लो करोगे तो आपके जो वीक है, लेकिन भाई आपके क्या है, ब्राइट स्टूडेंट भी तो है ना इसके अंदर, फिर वो बोर हो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी टीचिंग को स्लो रखेंगे लेकिन हम ब्राइट पीपल को एक्स्ट्रा गाइडेंस यहाँ पर देते हुए चलेंगे। इसका क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। इसका मतलब क्या रहेगा बच्चे इसके अंदर, कि आपने सपोज स्लो कर रहे हो, आप उस वीक सेशन को पढ़ा रहे हो यहाँ पर, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, ब्राइट स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए दे दोगे कि तब तक आप क्या करो, ये वाले क्वेश्चंस को सोल्व करो अंटिल जब तक मैं इनको ये वाला पार्ट करा रही हूँ, ताकि बच्चे आगे बढ़े, उनका आगे की प्रोग्रेस बढ़े, और इनके लिए उनके वीक सेक्शंस को लेकर चलोगे आप स्लोली तरीके से यहाँ पर, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, टीचिंग के अंदर सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है आपका, प्लानिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ टॉपिक और सब्जेक्ट। सबसे पहला स्टेप तो नहीं है आपका, ये गलत। ऑर्गेनाइजिंग बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द क्लास, स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड से आपको क्या लेना है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं लेना। ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट, मटेरियल टॉट को आप देखो वो तो क्लास में आकर करोगे ना, ये क्लास में आने से पहले करोगे आपका यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या रहेगा बेसिकली, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहेगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या रहेगा कि भाई बच्चों को कितनी नॉलेज है उनकी, आप क्या करोगे, प्रीवियस नॉलेज यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को यहाँ पर चेक करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ही तो आगे पढ़ाओगे ना। उसी इसको करने के बाद तो आपको पता चलेगा ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो तभी उसको प्लान करोगे। टॉपिक प्लान करने के बाद क्या करोगे, उसको प्लान टॉपिक के हिसाब से हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, अगर हमें टीचिंग एड को यूज़ करेंगे तो फिर टीचिंग एड के थ्रू आप अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करोगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी बात की चीज़ें हैं। तो पहला क्या होता है, पहले हमें सब्जेक्ट स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में हमें यहाँ पर पता करना होता है। चलिए, फेलर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन इट मे बी फॉल्ट ऑफ, अगर यहाँ पर कोई बच्चा एग्जाम के अंदर फेल होता है तो इसका फॉल्ट किया जाएगा आपका टीचर, हाँ जी हो सकता है, प्रिंसिपल का तो कोई रोल ही नहीं है, स्टूडेंट जैसा तो दोनों का हो सकता है। सपोज टीचर ने उस हिसाब से पढ़ाया ही नहीं उसको, तो वो भी आपका रीजन हो सकता है कि बच्चा फेल हो गया। और बच्चा खुद भी रीजन हो सकता है कि टीचर ने तो अच्छा पढ़ाया है लेकिन बच्चे ने उसको आगे जाकर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस हिसाब से नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट भी खुद है, यानी कि बोथ ए एंड सी। रिसर्च इज बोर्न आउट ऑफ, रिसर्च किसके थ्रू आपकी बॉर्न होती है, तो रिसर्च बॉर्न होती है नेचुरल इंसिडेंट से नहीं, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट से नहीं, ह्यूमन की क्यूरोसिटी से। यानी कि रिसर्च क्या होती है आपकी, बेसिकली सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसको अराइज होगी, आपके ह्यूमन को, ह्यूमन इसका क्या ढूंढेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो अंदर हमारे इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा। तो ये क्यूरियोसिटी से अराइज होती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च आपका इसके अंदर कौन सा होता है यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना या तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम को वरना आपके सब्जेक्ट को, यानी कि बोथ ए एंड बी। द बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज नोन एज, एक बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती है तो उसको आप क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म, है ना। ये कैटाबॉलिज्म तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसको बस एक वर्ड दे दिए गए हैं इसके जैसे से आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट मेटा जो एक बायोकेमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होती है उसको आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म, बोलते हो ना मेटाबॉलिज्म उसका बहुत वीक है, उसका बहुत हाई है आपका, इस तरीके से। चलिए, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो आपका किसका, कंप्यूटर का किसका कॉम्बिनेशन होता है, कैलकुलेटर लैपटॉप का, नहीं लैपटॉप एबेकस का नहीं होता है, आपका एनालॉग आपका डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप मुझे बताओगे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, The final result of a study will be more accurate if the sample drawn is, जो आपकी फाइनल स्टडी होती है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी अगर आपने जो सैंपल है वो कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए मुझे, तो अगर टेकन रैंडमली, भाई रैंडमली क्या होगा, बायसनेस नहीं होगी, लेकिन एक्यूरेट का आप नहीं बोल सकते उसके अंदर। फिक्स बाय कोटा, जी नहीं। रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन, हाँ जी, भाई जो सैंपल आप ले रहे हो वो उसका की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो तभी तो वो आपका एक्यूरेट है, अगर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो आप उसको एक्यूरेट कैसे बोलोगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3rd। The last topic of our today's series will be noise is known as, noise को आप क्या बोलते हो,
तो नॉइज क्या रहेगा आपका, ये रिसीविंग बैरियर, सेंडर भाई दोनों में कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, सेंड भी कर रहे हो, तो बैरियर तो किसी की भी साइड से आ सकता है, तो ये क्या रहेगा आपका ट्रांसमिटिंग बैरियर। यानी कि जब आपका कम्युनिकेशन में कोई भी डिस्टॉर्शन फ्री आपका मैसेज आपका कम्युनिकेट नहीं होता है, डिस्टॉर्ट होता है आपका मैसेज, या फिर किसी भी तरीके की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन वो पूरी नहीं हो पाती या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाते, तो वो क्या होता है आपका ट्रांसमिशन, यानी कि रास्ते में ही आपके कम्युनिकेशन का डिस्टॉर्ट हो जाना इज नोन एज योर ट्रांसमिटिंग बैरियर। तो नॉइज का दूसरा नाम होता है आपका ट्रांसमिटिंग बैरियर। सो दीज आर द 60 क्वेश्चन, 30 to 60 क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन योर टीचिंग पार्ट PYQ सीरीज पार्ट 2। तो अभी तक टोटल हम इसके 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन मैंने आपको आपकी सीरीज पार्ट 1 में कराए हैं एंड 30 to 30 क्वेश्चन आपके इस वाले पार्ट 2 में कराए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन मैंने गलत लगाया तो प्लीज लेट मी नो इन योर कमेंट बॉक्स एंड अपना फीडबैक बच्चे जरूर दिया करो, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, और लाइक भी करो और कमेंट भी करके कर दिया करो यार, एक तो पता चल जाता है थोड़ा कि क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।